नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा ईएससी 2020 इंजीनियरिंग सर्विसेज आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली आपका अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली मां नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले से ही है। जी हाँ, अमरकंटक के बारे में आपने सुना होगा। इसके साथ में दो और नदियों का उद्गम स्थल है, ओरिजिन स्थल है आपका सोन और जोहिला का। चलिए आइए आपका जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए थे, आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग जो है आपके क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्टार्ट करते हैं डियर साथियों। 51 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सर जी 51 फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द ब्रेटन साइकिल एफिशिएंसी इज सेम एज द डीजल साइकिल एफिशिएंसी, इक्वल टू द ऑटो साइकिल एफिशिएंसी, मोर देन द डीजल साइकिल एफिशिएंसी, लेस देन द ऑटो साइकिल एफिशिएंसी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट ऑप्शन फॉर दिस? बताइए डियर साथियों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? यहाँ पे सेम कंप्रेशन रेशियो में कंपेरिजन करना है ब्रेटन साइकिल से। तो जब ये हम देखते हैं ये वाला सिनेरियो, तो आपका डीजल साइकिल का से ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट चॉइस फॉर दिस ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं डियर साथियों। 50 सेकंड में ये पूछ रहा है इकोनोमाइजर इज अ स्टीम जनरेटर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रीहीटिंग द कंबशन एयर, फीड वाटर, इनपुट फ्यूल एंड कंबशन एयर एज वेल एज इनपुट फ्यूल। देखो मैकेनिकल इंजीनियर बहुत सिंपल होता है भैया, जहाँ कॉस्ट सेविंग वाली बात है तो सीधे उसी का नाम ही रख दिया इकोनोमाइजर, है ना। तो भैया जब कॉस्ट सेविंग वाला डिवाइस है तो यहाँ प्री हीटिंग के लिए यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, टर्मिनोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपन किस चीज के लिए करते हैं? फीड वाटर को हीट अप करने के लिए। भाई वेस्टेज नहीं जाना चाहिए, है ना, हीट यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों 53rd में। 53rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारी स्क्रीन के ऊपर है Air enters the compressor of a gas turbine plant operating on Brayton cycle at 1 bar and 27 degrees Celsius. The pressure ratio in the cycle is 6 if the relation between the turbine work WT and compressor work WC is WT is equal to 3 times WC and gamma is equal to 1.4. The cycle efficiency will be nearly 40%, 50%, 60% और 70%. अब ये यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है? साइकिल एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या? 3 टाइम्स ऑफ WC। तो अगर आप देखोगे तो हीट सप्लाइड क्या हो जाएगा? हीट सप्लाइड हो जाएगा आपका 35/0.8 के बराबर। और आपको यहाँ पे निकालना क्या है? एफिशिएंसी निकालना है। तो 35 मल्टीप्लाइड विथ 10⁶ मेगावाट बाई 0.8 इंटू पहले मास ऑफ फ्यूल सप्लाइड निकाल दोगे। एयर कंप्रेसर गैस टर्बाइन प्लांट ब्रेटन साइकिल एट 1 bar and 27 degrees. Pressure ratio of the cycle is 6 and compressor work WC 3 times WC. The gamma is equal to 1.4. आउटपुट बाय इनपुट से लगेगा। तो भाई साहब देखते हैं अपन, कोई ना इशू नहीं है। आप ही लोग के लिए किया जा रहा है। व्हाइट बोर्ड हम लोग ले आते हैं, तो मैं स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कीप इट सिंपल, मेक इट सिंपल, राइट। सो कैनवास ओके। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एयर एंटर्स अ कंप्रेसर
यहाँ पे एफिशिएंसी हमारी आनी है कितनी, नॉर्मली आ जाएगी 40%। एफिशिएंसी क्या होता है बाबू, आउटपुट बाय इनपुट से, कोई ज़्यादा फालतू फैलाने की जरूरत नहीं। आगे देखते हैं, बोल रहा अ फ्लूडा इज वेट कंबशन सिस्टम हैविंग एन आउटपुट ऑफ 35 मेगावाट एट 80% efficiency when using a coal of heating value 26 megajoule per kilogram with a sulfur content of 3.6% require a particular limestone to be fed to at a calcium sulfur molar ratio of 3.0 so as to limit the emission of SO2 adequately. The limestone used contains 85% calcium carbonate. Required flow rate of the limestone will be 2405 kg per hour, 2805, 3205 और 3605 kg per hour। तो इसको हम कैसे सॉल्यूशन देखेंगे, तो अगर हम देखें सिंपली मास ऑफ द फ्यूल हो जाएगा आपका 35 टाइम्स ओवर दी 10⁻6 अपॉन 0.8 मल्टीप्लाइड विथ 26 इंटू 10⁻6। सो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.682 किलोग्राम पर आवर की। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आप मास ऑफ सल्फर देखोगे, मास ऑफ सल्फर निकालने की कोशिश करोगे 0.036 इंटू 1.682, ये आएगा वैल्यू आपका 0.06057 किलोग्राम पर केल्विन। आप मोलर फ्रैक्शन निकाल लो, मोल ऑफ किसका, सल्फर का, तो देखोगे तो आपकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से डोमिनेट करेगी 0.06087 अपॉन 32 वेट हो गया ना, तो डिवीज़न करोगे 0.001893। अब आप देखोगे किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का अपन देखेंगे, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.0000 0.001893, so equivalent to 005679 किलो मोल पर सेकेंड ऐसी से। इसको अपन आर में चेंज करेंगे तो 20.44 किलो मोल पर आर हो जाएगा। मास देखेंगे तो कितना निकल के आएगा 20.44 इंटू 100, सो ये कितना उभर के आएगा साथियों कैलकुलेशन में 2044 किलोग्राम पर आर के। नाउ अगर हम देखें मास ऑफ किसका CuCO3, सो कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी 2044 अपॉन 0.85, एफिशिएंसी से डिवीजन करेंगे 2405 किलोग्राम पर आर। सो ये आपका वैल्यू हो जाना है कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट ऑप्शन फॉर दिस। राइट, ऑप्शन नंबर ए 2405। अब इतना सब कैलकुलेशन है तो वाइज चूज करेंगे क्योंकि एवरी क्वेश्चन हैज़ अ इक्वल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर साथियों। इन ऑर्सेट apparatus when the percentage of carbon dioxide, oxygen and carbon monoxide are known, the remaining gas is assumed to be hydrogen, sulfur dioxide, nitrogen or the air। क्या होना चाहिए ऑर्सेट में देखना है। ओके, ऑर्सेट के बारे में तो बिल्कुल पता है, 3 तरह की गैसेज हैं और 3 डिफरेंट फेजेस बनाती हैं। तो यहाँ पे आपका जो कंसीडर होगा अपना नाइट्रोजन इज अ सी एज एन चार्ली, सो राइट ऑप्शन फॉर दिस। Next we have the partial vacuum created by the fan in a furnace and fluids
draws the product of the combustion from the main flue and allows them to pass up to the chimney. Such a draught is called balanced draught, forced draught, induced draught और the artificial draught. कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हो वैक्यूम, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करना है। अरे इंडस्ट्री में अगर देखोगे, मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आईडी फैन और एफडी फैन, ये पूरा जो है ना चिमनी के पास कनेक्शन वाला आपको दिखेगा, ब्रॉड जो है आप क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वैक्यूम देखना है, combustion from the main flue gases and allows them to pass up to the chimney। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा डियर? आईडी फैन, इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन, राइट। 56 हो गया। आगे की ओर अग्रसर है साथियों, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अप्लाइड यूज्ड वे ऑफ कंपाउंडिंग स्टीम टर्बाइन? प्रेशर कंपाउंडिंग, टेम्परेचर कंपाउंडिंग, वेलोसिटी कंपाउंडिंग। 1 2 3 आर करेक्ट, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली और 1 and 3 ओनली। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो देखो भैया दो तरह से होती है आपकी कंपाउंडिंग, एक प्रेशर और एक वेलोसिटी की। टेम्परेचर की सुने हो, मर गया 2 नंबर, तो वाइजली जो है चूज करेंगे। ये इजी है। गिनीज जो है आपको पिगी बैंक में रखनी होंगी और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं डियर साथियों। A steam ejector which removes air and other non-condensable gases from the condenser is known as wet air pump, dry air pump, centrifugal pump और circulating pump। So steam ejector की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखते हैं तो यूज कहाँ पे होगा। यहाँ पे देखना आपको नॉन कंडेंसेबल गैसेज इन कंडेंसर इज नोन एज। अरे भैया जो कंडेंस नहीं हो रही हैं तो वो वेट एयर पंप कहलाएगा ना, इसमें हम भरेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्या बोल रहा है? इन अ हीट एक्सचेंजर 50 किलोग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड पर मिनट फ्रॉम 50 degree Celsius to 110 degree Celsius by hot gases which enter the heat exchanger at 250 degree Celsius. The value of Cp for water is 4.186 kilojoule per kilogram Kelvin and for air is 1 kilojoule per kilogram Kelvin. If flow rate of the gas is 100 kilogram per minute, the net change of enthalpy of air will be nearly 17.6 megajoule per minute, 15 megajoule per minute, 12.6 megajoule per minute, 10 megajoule per minute। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको देखना क्या है, एंथैल्पी ऑफ एयर विल बी नियरली कितना होगा ये बताना है। अच्छा, तो अगर यहाँ पे अपन एनर्जी बैलेंस करें, हीट इन हीट आउट, तो आप देखोगे कुछ इस तरह से पाओगे। क्या पाओगे? मास ऑफ वाटर, Cp of water, T of water exit minus T of water entry, यही ना होगा बाबू। तो पुट दी वैल्यू 50 मल्टीप्लाइड विथ 4.186, 100 माइनस 50। ओह, इतना सरल आएगा क्या? तो ये आ जाएगा आपका 12558 किलो जूल पर मिनट विच इज इक्विवेलेंट टू अपना किसके बराबर? 12.6 मेगा जूल पर मिनट की इक्विवेलेंट। सो ऑप्शन नंबर सी एज एन चार्ली। देख रहे हो इतना आसान पूरी देता है कभी कभार, है ना। तो आपको आशावादी रहना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेनोमिना दैट enables cooling towers to cool water to a temperature below the dry bulb temperature of air is termed as chemical dehumidification, adiabatic evaporative cooling, cooling and dehumidification और sensible cooling। अच्छा भैया, तो यहाँ पे देख रहे हैं फिनोमिना कूलिंग टावर का, वाटर को क्या कर रहा है? कूल कर रहे हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर तक। तो ये कुछ इस प्रकार का फिनोमिना होगा अपना एडियाबेटिक एवापोरेशन कूलिंग। बी एज एन ब्रावो इज योर राइट ऑप्शन फॉर दिस। ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं। 61 क्या बोल रहा है? द एंगल थ्रू विच द अर्थ मस्ट टर्न टू ब्रिंग द मेरिडियन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली लाइन द सन रेस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड एंगल, आवर एंगल, सोलर एजीमुथ एंगल और जेनिथ एंगल। अच्छा भैया,
अच्छा भैया, तो एंगल जो है अर्थ के मेरिडियन के मस्ट में कर रही है, तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से टर्मिनोलॉजी है। अच्छा भैया, देखते हैं, हम लोग देखते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं। तो भैया ये आपका रिन्यूएबल वाला है, अर्थ के मेरिडियन पॉइंट से लेंगे तो आपका आवर एंगल हमेशा बनता है, आवर एंगल बनता है, राइट। ये रिन्यूएबल जो है आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। इन विच टाइप ऑफ कलेक्टर इज सोलर रेडिएशन फोकस्ड इनटू द एब्जॉर्बर फ्रॉम द टॉप रादर देन फ्रॉम द बॉटम? फ्रेशनल लेंस, पैराबोलाइडल, concentrating, compounding parabolic. So which one is the right option for this? Here अगर हम देख रहे हैं रेडिएशन कर रहा है, फोकस कर रहा है एब्जॉर्बर फ्रॉम द टॉप, तो इस कंडीशन में हमारा कौन सा होता है, फ्रेशनल लेंस, फ्रेशनल लेंस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए कोर्स के स्टार्टिंग में ही रहता है और कुछ नहीं, इजी। आगे बढ़ते हैं साथियों। अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर 150 बाई 180 सेंटीमीटर हाई विड्थ ओरिएंटेड सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द सन रेज। इट्स एक्टिव एरिया इज 90% ऑफ पैनल साइज if it is in location that receives solar insolation of 1000 watt per meter square. Peak and peak power delivered to the area of the collector will be 1.23 kilowatt, 2.43 kilowatt, 6.26 kilowatt. तो यहाँ पे एरिया आपको कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट हो जाएगा, 0.9 मल्टीप्लाइड विथ 1.5 इंटू 1.8। और अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर आपको क्या दे रहा है, इंसुलेशन, सोलर इंसुलेशन, सोलर इंसुलेशन की वैल्यू 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो आपको मैक्सिमम पावर हो जाएगा आपका GS टाइम्स एरिया ऑफ कलेक्टर, राइट। सो उभर के आ गई हमारा 2.43 किलोवाट पे। सो ऑप्शन नंबर बी एज एन ब्रावो ये आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे इजी, सबका मल्टीप्लिकेशन करना था और कुछ नहीं, राइट। कभी कभी चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, डाटा देख के हम लोग डरते रहते हैं बस, और कुछ नहीं होता है। चलो डियर साथियों आगे बढ़ते हैं, आप ही के लिए है। A surface having a high absorbance for short wave radiation less than 2.5 micrometer and a low emittance of long wave radiation more than 2.5 micrometer is called absorber, emitter, selective और black। क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे long wave radiation के अकॉर्डिंग देखना है absorbance, ओके। तो ऐसे कंडीशन में होता है आपका सेलेक्टिव, इस सी 40 राइट ऑप्शन फॉर दिस। मूविंग फॉरवर्ड, इन अ सोलर टावर power system each mirror is mounted on a system called regenerator, linear Fresnel, disk और heliostat। क्या कहलाता है ये देखना है। सोलर टावर पावर सिस्टम मिरर माउंटेड ऑन द सिस्टम कहलाता है हमारा बाबू आपका हीलियोस्टेट। इट्स ऑप्शन नंबर डी एज योर राइट चॉइस। Okay, moving forward, the ratio of PV cell actual maximum power output to its theoretical power output is called quantum factor, fill factor, quantum efficiency और PV factor। क्या कहलाएगा यहाँ पे? अगर देखोगे आपका पूछ रहा है फैक्टर का रेशियो, सो मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय V ऑफ OC शॉर्ट सर्किट करंट, तो आउटपुट पावर होता है VOC ISC ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का करंट और वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन। सो ये हमारा होता है फिल फैक्टर, फिल फैक्टर। नेक्स्ट वी हैव विच विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू विंड टर्बाइन ब्लेड्स TSR मीन्स टिप स्विफ्ट रेशियो, टिप शार्प रेशियो, टिप स्पीड रेशियो और टिप स्विंग रेशियो। अब भैया TSR देख के टेलर स्विफ्ट रिकॉर्ड्स ना बोल देना, है ना, बहुत जो है फेमस पॉप सिंगर है बाबू। यहाँ पे होगा आपका TSR स्टैंड्स फॉर टिप स्पीड रेशियो। हम लोग जो है विंड टर्बाइन में इसको यूटिलाइज करते हैं,
ऑल राइट, एंगल ऑफ अटैक वगैरह में बहुत बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। नेक्स्ट वी हैव फॉर अ विंड टर्बाइन 10 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 20 RPM एंड 12.9 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो कितनी तेज हवा बह रही है। द TSR विल बी नियरली, अभी पूछा TSR होगा कि यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी बना दिया है। तो कुछ नहीं होता है, टिप स्पीड बाय विंड वेलोसिटी होता है। टिप स्पीड और ओमेगा वेलोसिटी वी नॉट। ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई n बाई 60 के इक्वल 2 पाई n 20 अपॉन 60, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। वी नॉट किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे 5/18 से। रेशियो निकाल दो, TSR इज इक्वल टू 10 टाइम्स 2 पाई 20 बाई 60 अपॉन 12.9 इंटू 5/18। सो ये अपना आ जाएगा 5.8 के इक्वल। सो ऑप्शन नंबर बी इज एन ब्रावो। Next we have question in our screen is to be here. Which one of the following is an enclosure or housing for generator, gearbox and any other parts of wind turbine that are on the top of the tower? Turbine blade, nacelle, turbine head और gearbox क्या कहलाता है ये देखना है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर देखोगे इंक्लोजर हाउसिंग फॉर जनरेटर, गियर बॉक्स एंड एनी अदर पार्ट्स विंड टर्बाइन दैट आर ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज टू बी नेकलेस, नेकल कहलाएगा भैया। आभूषण, आभूषण सबसे टॉप पे रहता है ना, श्रृंगार की सामग्री है। और क्या मैकेनिकल वाले भी करवाते हैं भाई मशीनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 70 के ओर हम लोग मूविंग टूवर्ड्स हैं। देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। ये पूछ रहा है द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग टाइड्स इन द ओशन इज 70% ड्यू टू मून, 30% ड्यू टू सन, 30% ड्यू टू मून, 70% ड्यू टू सन, 45-55 का रेशियो, 55-45 का रेशियो। अगर हम देखें टाइड्स जो आ रही हैं सन और मून के कारण, तो जो आपका पास होगा वो ज़्यादा ग्रेविटी से खींचेगा और जो आपसे दूर होगा वो थोड़ा कम ग्रेविटी लगाएगा। इसी के कारण जो है आपका टाइड्स आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट। Next we have which of the following are related to the proton exchange membrane fuel cell? PEMFC, polymer electrolyte, hydrogen fuel and oxygen, pure water, small amount of electricity or the nitrogen gas. 1 and 3, 2 and 4 are correct, 1, 2 and 3, 4 are correct. तो अगर हम PEMFC के बारे में देखें तो आपका 1 and 2 स्टेटमेंट एब्सोल्युटली फॉलोड होते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम 72 नंबर। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल फंक्शन ऑफ फ्यूल सेल? द चार्जिंग और electrolyzer function in which the chemical AB is decomposed to AB, the storage function in the which A and B are held apart. Next, the charge function in which A and B are charged with the simultaneous generation of electricity. 1 and 3 only, 2 and 3, 1 and 2, 1, 2, 3. तो अगर हम देखते हैं यहाँ से हमारा जो फिट बैठ रहा है वो है आपका 2 and 3। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी कंडीशन फ्यूल सेल के लिए मैंडेटरी होनी चाहिए? नेक्स्ट वी है 73rd। द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड कैन बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन इफ द एरिया हैज सिंगल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एन इरेगुलर शेप और द सेंटर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड की बात कर रहा है तो ये होती है आपके साथियों डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन, 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री के कारण। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड साथियों 74 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है दिया आपका which of the following statement of D'Alembert's principle are correct? The net external force F actually acting on the body and the inertia force Fi together keep the body in a state of viscous equilibrium.
The equation of motion may be written as F plus minus of Fa ma is equal to 0 and the fixed force minus ma is called an inertia force. It tends to give solution of a static problem and appearance of skin to that of a dynamic problem. 1 and 3 are correct, 1 and 2, 2 and 3 और 1, 2, 3 regarding the D'Alembert principle. तो अगर आप लोग को D'Alembert principle सूडो फोर्स वगैरह की कंडीशन याद होगी तो आप लोग इजी बाइफरकेट कर पाएंगे सेम फ्रीक्वेंसी में। आपका ऑप्शन बी दिखता नजर आएगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट भी है द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर अ बार इन अ सिंपल टेंशन और कंप्रेशन इज एक्सप्रेस्ड विद स्टैंडर्ड नोटेशन बाय इक्वेशन सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, सिग्मा इज इक्वल टू ई न्यू, सिग्मा इज इक्वल टू जी न्यू एंड सिग्मा इज इक्वल टू जी एप्सिलॉन। अब भैया ये बताओ हुक्स लॉ सभी ने पढ़ा हुआ है इंजीनियरिंग के स्टार्टिंग में होता है, बीएमई में ही आ जाता है। तो क्या होता है स्ट्रेस की कंडीशन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और उसके लिए इलास्टिक कांस्टेंट आता है ना, यही ना है और कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं सर। Next we have a punch is used for making holes in steel plate with thickness of 8 mm. If the punch diameter 20 mm and the force required for creating a hole is 110 kN, average shear stress in the plate will be nearly कितना होगा? 139, 219, 336, 416 मेगापास्कल। अच्छा भैया, तो अगर हम फोर्स की बात करें तो अगर आपने पढ़ा होगा K टाइम्स पाई dt कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद, अगर हमको यहाँ पे एवरेज शेयर स्ट्रेस की जगह टाउ कर तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, तो 110 गुणे 1000 बाई पाई इंटू डी आर इंटू 20, तो यहाँ से कुछ निकल के आएगा आपका 218.94। बहुत ही सिंपल है यार, ऑप्शन नंबर बी है, ब्रावो, उठ के आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट वी हैव 77। क्या है आज किसका? ये बोल रहा अ रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड डायमीटर 50 मिलीमीटर इज elongated by 5 millimeter. When an axial force of 400 kN is applied, the modulus of elasticity of the material of the rod will be nearly 66 gigapascal, 72 gigapascal, 82 gigapascal और the 96 gigapascal। अच्छा, ये वाली कंडीशन है। तो आपका जो है आपको पता है कि नहीं क्या एलोंगेशन अगर बात करें PL ओवर ए का फॉर्मूला तो बच्चा जानता है। अब यहाँ पे आपको देखना है इलास्टिसिटी, तो भैया PL बाई डेल टाइम्स ए, तो put these all these values we have to get 400 into 10 cube into लेंथ कितना है 2 मीटर है ना, तो 2000 बाय एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू डेल डिफ्लेक्शन कितना 5 mm के बराबर। सो फाइनल वी हैव टू गेट द वैल्यू 81.559, सो इक्विवेलेंट टू 82 गीगापास्कल अपन कह सकते हैं। सी Alright, next we have moving forwards 78th में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा a beam of span 3 meter and width 90 millimeter is loaded as shown in figure. If the allowable bending stress is 12 megapascal, the minimum depth required for the beam will be, अब भैया ये कुछ बीम दिया हुआ है ना, आपको 5 किलोमीटर का फोर्स और यहाँ से ये इस प्रकार से स्ट्रक्चराइज किया हुआ है। तो अगर हम देखें बेंडिंग मोमेंट पूछा हुआ है, तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू m बाई जेड, और z क्या होता है? I बाई a, तो वो आपका रेक्टेंगुलर टाइप का भी, तो बी डी स्क्वायर बाई 6 रेशियो निकल के आएगा। तो अगर देखूँ तो सिग्मा इज इक्वल टू 6m बाई बी डी स्क्वायर, और डी की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 6 इंटू 10.95 इंटू 6 अपॉन 90 इंटू 12, फाइनल वैल्यू 246.6। सो इट्स अ बी एज एंड ब्राउन। आसान नहीं है, मैं समझ रहा हूँ।
लेकिन कर ले जाओगे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालोगे कैसे, आपका ये जो है फिगर से ही कैलकुलेट हो जाता है। बीएम मैक्स हो जाएगा 14.5 गुणे डेढ़ माइनस 12 गुणे 0.9 तो 10.95 किलोमीटर मीटर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 79। डियर साथियों, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अ वर्टिकल हॉलो एल्यूमिनियम ट्यूब 2.5 मीटर हाई फिक्स्ड एट लोअर एंड must support at lateral load of 12 kN at its upper end. If the wall thickness of 1/8 of the outer diameter and allowable bending stress is 50 megapascal, the inner diameter will be nearly 186 mm, 176 mm, 156 mm. तो इस कंडीशन में अगर हम देखना चाहें तो फिर से वही है, T = D0/8 है, तो इनिशियल डायमीटर आउटर से थिकनेस माइनस कर दोगे तो आपका निकल आएगा, क्या होगा, इनिशियल डायमीटर 3D0/4 हो जाएगा। और सिग्मा मैक्स अभी बेंडिंग इक्वेशन से My/I, तो डायरेक्टली अगर मैं आपको फॉर्मूला देना चाहूँ डू नॉट का, तो ये होना है आपका 32M/पाई सिग्मा मैक्स 1 माइनस रेशियो ऑफ डायमीटर K⁴ फाइनल वैल्यू हमको मिलेगी आउटर डायमीटर की 207.58 और इनिशियल डायमीटर हो जाएगा 155.68 मीटर। तो हमसे द इनर डायमीटर पूछा है, 156 रीच कर गया ना। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी हैव एनी टाइप a wooden beam AB supporting two concentrated load P has a rectangular cross section of width 100 mm and a height of 150 mm. Distance from each end of the beam to the nearest load is 0.5 meter. If the allowable stress in bending is 11 megapascal and the beam weight is negligible, the maximum permissible load will be nearly 5.8 kN, 6.6 kN, 7.4 kN और the 8.2 kN। अगर हम देख रहे हैं तो ये हो जाएगा m ऑफ मैक्स की वैल्यू 0.5 p के बराबर और सिग्मा हमको पता है My/I। I/Y क्या होता है, Z होता है, तो यहाँ से हमको हो जाएगा 0.33/BD² के प्लस सिग्मा की वैल्यू। तो P होना है 11 गुणे 10⁶ इंटू 0.1 मल्टीप्लाइड विथ 0.15² अपॉन 3, तो 8.25 किलो न्यूटन। Option number B, Delhi is the right choice for this. Next we have question number 81। 81 में हम लोग मूविंग कर चुके हैं। तो क्या बोल रहा है, Which of the following statement regarding thin and thick cylinder subjected to internal pressure is correct? Correct वाला ढूंढना है। A cylinder is considered thin when the ratio of its inner diameter to outer wall thickness is less than 50. In thick cylinder, tangential stress has highest magnitude at inner surface of cylinder and gradually decreases toward the outer surface. भैया ये दोनों ही फर्जी स्टेटमेंट है, गलत बात कर दिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 82। A cylindrical storage tank has an inner diameter of 600 mm and a wall thickness of 18 mm. The transverse and longitudinal strain induced are 255 into 10⁻⁻6 mm per mm and 16 into 10⁻⁻6 mm per mm. G 77 gigapascal. The gauge pressure inside the tank will be। अच्छा भैया, अगर प्रेशर की टर्मिनोलॉजी में हमसे पूछा है तो अपन को पता है क्या पता है, अपन को पता है, इसके लिए तो पेज लेना पड़ेगा। चलो पेज ही ले लेते हैं आप लोग के लिए, सब कुछ है।
है साथी। चलिए आपका यहाँ पे हो जाता है हुक स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। स्ट्रेन हुक स्ट्रेन होता है क्या, PD अपॉन 4T 2 माइनस मी, और लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा PD अपॉन 4 टाइम्स T 1 माइनस 2 मी। रेशियो अगर देखोगे हुक टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन 2 माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है इनका रेशियो। तो आप देखेंगे ये इक्विवेलेंट है 255 अपॉन 60, 2 माइनस म्यू 1 माइनस 2 म्यू। म्यू यहाँ से आ जाना है कुछ नहीं आपका 0.3, ठीक है। फिर देन आई ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू के इक्वल। यहाँ से कैलकुलेट होगा आपका क्या E की वैल्यू, तो ये आ जाना है 200.2 गीगापास्कल। देन वी हैव हुक स्ट्रेस स्ट्रेन PD बाई 4TE आपका 2 माइनस म्यू। तो यहाँ से P की वैल्यू हो जाएगी कैलकुलेटेड 255 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 टाइम्स 16 18 इंटू 200 इंटू 10 क्यूब अपॉन 600 इंटू 1.7। सो फाइनल हो जाना है 3.6 मेगा पास्कल। तो कौन सा ऑप्शन दिखता नज़र आ रहा है हमारे में, इट्स डी एज ए डेल्टा। आपको रेशियो पता होना चाहिए हुक टू द लॉन्गिट्यूड में क्या होता है 2 माइनस म्यू 1 माइनस 2 म्यू, कक्स यही है। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन 83rd। क्या बोल रहा है 83rd नंबर, देखते हैं। ये बोल रहा है डियर साथियों आपका अ कंप्रेस्ड एयर इज स्फेरिकल टैंक हैविंग एन इनर डायमीटर ऑफ 450 mm and a wall thickness of 7 mm is formed by welding. If the allowable shear stress is 40 megapascal, the maximum permissible air pressure in the tank will be nearly 3 megapascal, 5 megapascal, 7 megapascal और 9 megapascal। तो अगर हम कैलकुलेशन को थोड़ा लाइट रखें तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हो जाएगा PD बाई 8T के इक्विवेलेंट। तो 40 इज इक्वल टू P इंटू 450 अपॉन 8 इंटू 7। P आ जाना है हमारा 5 मेगा पास्कल के ऊपर। कम ऑन, कंडीशन किसका है, स्फेरिकल का। नेक्स्ट वी हैव डियर 84 में बोल रहा है गुरुवर क्या, a solid bar of circular cross section having a diameter of 40 mm and a length of 1.3 meter is subjected to torque of 340 Newton meter. Its shear modulus of elasticity is 80 GPa. The angle of twist between the end will be 1.26 degree, 1.32 degree, 1.38 degree और 1.44 degree। अच्छा, तो अगर हम एंगल ऑफ ट्विस्ट देखें थीटा इज इक्वल टू क्या होगा TL अपॉन GJ। तो ये होता है अपना 340 इंटू 10 क्यूब इंटू 1.3 टाइम्स 10 क्यूब अपॉन 80 इंटू 10 क्यूब इंटू पाई अपॉन 32 इंटू 40 रेज़ टू पावर 4। सो 0.0199 रेडियन के इक्वल होगा विच इज इक्वल्स टू 1.26 डिग्री। साथ ही ये सभी सवाल में अगर ज़्यादा ही कैलकुलेशन है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने पास जो है कैल्सी की उपलब्धता नहीं होती है, राइट। ये आपको जो है समय बचे रहता है तब के लिए है अप्रॉक्सीमेट टाइप का, ठीक है। आप यहाँ रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने में वो हो जाना था। चलो मूविंग फॉरवर्ड करते हैं। 85th में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्क्रू डिस्लोकेशन इज करेक्ट।
It lies parallel to the Berger vector. It moves in the direction parallel to its Berger vector. It initially requires very less force to move and it moves very fast as compared to edge dislocation. अच्छा, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो बर्जर वेक्टर जो है इस ट्रू डिसलोकेशन की डायरेक्शन पे कैसे होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल दो ही केस पड़ते हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो इस ट्रू डिसलोकेशन में आपका पैरेलल रहता है बर्जर वेक्टर। Next we have 86. The percentage of perlite is slowly cooled melt of 0.5% of carbon steel is 48.5%, 52.5%, 58.5% और 62.5%। अगर हम लीवर रोल अप्लाई करें, कौन सा रूल, लेवर रोल, तो देखेंगे तो कुछ इस तरह से A-B-C की कंडीशन है परलाइट में। स्टार्टिंग होगा इसका 0.08 से, मिड में होगा 0.5, 0.8 इसके दरमियान निकालेंगे। अब यहाँ पे किसका बोल रहा है 8% आपको परलाइट का, तो ये हो जाएगा आपका, नीचे वाला तो वही रहेगा 0.8 माइनस 0.008 एंड ऊपर वाला 0.5 से 0.8 के दरमियान 0.08, तो ये कुछ आ जाएगा 62.5%। ऑप्शन नंबर डी इज एन डेल्टा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग अहेड। साथियों, आप सभी जो है बीएम क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। In the study of phase diagram, the rule which help to calculate the relative proportion of liquid and solid material present in the mixture at any given temperature is known as Hume-Rodriguez rule, लीवर रूल, गिब्स फेस रूल और एम्पेरिकल रूल। अच्छा भैया, यहाँ पे आपको सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट इन अ मिक्सचर एट एनी गिवन टेम्परेचर इज नोन एज, तो ये आपका कहलाएगा हमारा लीवर रूल में। हम देखते हैं पूरा जो है आपका फेज डायग्राम इसी पे बेस है। ये आ गया तो आ गया, छोटे अपन बड़ा सॉलिडस और लिक्विडस की कंडीशन निकालते हैं ना अपन। नेक्स्ट वी हैव द फिनोमेना दैट artificially increases the dielectric constant of plastic containing fillers is known as gamma polarization, interfacial polarization, post forming drawing, reinforcement drawing। इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें phenomena that artificially increases the dielectric constant of plastic containing fillers is known as 88, ये होता है हमारा B, interfacial polarization। ऑप्शन नंबर B, ब्राउन। Next we have 89. The addition of alloying element nickel to cast iron with primarily improve wear resistance, toughness, carbide formation और machinability। तो ये होती है हमारी क्या होती है, अगर हम निकल का यूज़ कर रहे हैं तो टफ बनाता है। टफ भैया, जो टफ है वही तो हार्ड है और जो हार्ड है वही तो टफ है। नेक्स्ट, unidirectional fiber epoxy composite contains 65% by volume fiber of 35% epoxy resin. Relative density of fiber is 1.48 and of the resin is 1.2%. Weight of the fiber will be nearly 70%, 75%, 80% और 85%। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें रेशियो ऑफ द VF फाइबर एपॉक्सी टू द V, MF बाई ρF अपॉन ME अपॉन ρE रेशियो है और कुछ नहीं, तो 0.65 अपॉन 0.35 MF अपॉन ME मल्टीप्लाइड विथ 1.2 अपॉन 1.48। सो MF आ जाना है हमारे लिए 0.7 और 70% एक
ऑप्शन नंबर ए आगरा वाली कड़ी रेडी रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 10 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। वीएम क्लासेस को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। नेक्स्ट वी हैव, which of the following are the advantage of nano-composite materials? Decreased thermal expansion coefficient, higher residual stress, reduced gas permeability, increased solvent resistance। 1 2 3 all, 1 3 4, 1 2 4 और 2 3 4। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं डियर? नैनो कंपोजिट की। अगर हम नैनो कंपोजिट की बात कर रहे हैं साथियों, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन फॉलो अप होगी? तो यहाँ पे आपका डिक्रीज थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट फॉलो अप होगा, रेसिडुअल परमेबिलिटी और इंक्रीज सॉल्वेंटी, हाई में लोअर रेसिडुअल स्ट्रेस होता है। सो ऑप्शन नंबर बी एज अ राइट वन फॉर दिस। नेक्स्ट वी हैव 92nd नंबर। क्या बोल रहा है? A rod of copper originally 305 mm long is pulled in tension with a stress of 276 megapascal if the modulus of elasticity is 110 gigapascal and the deformation is entirely elastic. The resultant elongation will be nearly 1 mm, 0.8 mm, 0.6 mm और 0.4 mm। अगर हम देखें तो आपका डिफ्लेक्शन क्या होता है? PL अपॉन ए के बराबर, और स्ट्रेस की कंडीशन में सिग्मा एल अपॉन ए बाई ए क्या होता है? सिग्मा। तो पुट दिस वैल्यू 276 इंटू 305 अपॉन 110 इंटू 10 क्यूब, सो 0.765 इक्वलेंट टू 8 mm के। ब्रावो। ऐसे चिल्ली क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है यार, मतलब हमको मतलब फ्री भी है ये, और कुछ नहीं है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोग उभरेंगे। नेक्स्ट, 1.25 centimeter diameter steel bar is subjected to a load of 2500 kg. The stress induced in the bar will be 200 megapascal, 210 megapascal, 220 megapascal और 230 megapascal। ठीक है, देखते हैं स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये रहा स्क्रीन के ऊपर 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर। तो सिग्मा होता है P अपॉन ए के बराबर 2500 9.81 mg ना, P इज इक्वल टू mg, और एरिया π/4 इंटू आपका mm में ले लेते हैं इसको 12.5 स्क्वायर, तो ये आ जाना है लगभग आपका 200 MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर में A। Next, the maximum energy which can be stored in a body up to elastic limit is called proof resilience, modulus of resilience, impact toughness और the endurance strength। क्या कहलाता है? यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहा है और इलास्टिक लिमिट तक आपका स्टोर कर रहा है। कुछ इस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करें, यहाँ पर ये ऐसे कुछ टिप आते हैं ना, तो ये कुछ यहाँ ही तक लेके आएगा। तो ये वाला पार्ट आपको बताना है क्या होता है। ये होता है गुरुवर आपका कुछ नहीं, प्रूफ रेजिलियंस की बात कर रहा हूँ। लास्ट 6 क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर दिए साथियों। ये रहा, बोल रहा है अब कास्ट आयरन बेड। Cast iron bed plate for a pump has a crack length of 100 micrometer if Young modulus of cast iron is 210 giganewton per meter square and specific surface energy is 10 joule per meter square. The fracture strength required will be nearly 1 into 10 raised to power 8 Newton per meter square, 1.2 10 raised to power 8 Newton per meter square, 1.4 10 raised to power 8 Newton per meter square और 1.6 into 10 raised to power 8 Newton per meter square। अगर हम देखें क्रैक लेंथ 100 माइक्रोमीटर,
और E210 गामा 10 जूल पर मीटर स्क्वायर स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी। फार्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 2 इंटू ई गामा अपॉन पाई इंटू सी के इक्वल। यहाँ पे हमको क्रैक लेंथ मतलब 2C की वैल्यू दी हुई है 100 माइक्रोमीटर। सिर्फ फार्मूला ये है, ये यहीं दम तोड़ देगा फार्मूला में। इसकी होल पावर 1/2 होता है ना, ये निकालोगे आप 2 टाइम्स E210 इंटू 10⁻⁹ गामा है 10 पाई इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6 एंड ⁻1/2 फाइनल 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट्स अ D एज एन डेल। नेक्स्ट वी हैव 96 नंबर। क्या बोल रहा है ये गुरुजी? 30 mm diameter tensile specimen has a 50 mm gauge length. If the load correspond to 0.2% offset is 6800 kg, the yield stress will be nearly 31 kg per millimeter square, 43 kg per millimeter square, 51 kg per millimeter square और the 63 kg per millimeter square। अगर हम ये देखें yield stress पूछ रहा है 6800 अपॉन π/4 इंटू 13 का स्क्वायर 51.25 किलोग्राम पर mm स्क्वायर हो जाना है। यूनिट के हिसाब से भी आप निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट भी है 97। क्या बोल रहा है देखते हैं। ये बोल रहा है महोदय आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द काइनेमेटिक लिंक related to the other point on the same kinematic link is the product of a square root of an angular velocity of the link and the distance between the 2 points under consideration, an angular velocity of link and the square of distance between the 2 points under consideration, a square of an angular velocity of the link and the distance between the 2 points under consideration, an angular velocity of the link and the distance between the 2 points under consideration। अगर ये हम कंपेयर करें तो आपका हो जाता है काइनेमेटिक रिलेटिव वाला मोशन करना है, तो एक फिक्स करना है, एक मूविंग अहेड करना है। बॉडी के अंदर देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है आपका रेडियस इनटू ओमेगा, रेडियन पर सेकेंड इनटू डिस्टेंस, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो इट्स अ d डेल्टा। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहे साथियों। In a mechanism, the number of eye center, instantaneous center ns, n into n minus 1 upon 2 factorial nc2 ही में होता है। तो अगर nc2 निकालेंगे तो आपका यही आएगा वैल्यू, कोई अलग से नहीं आ रहा है ना। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की, तो इसी से होती है। इन साइक्लॉइडल मोशन ऑफ कैम फॉलोअर द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर मोशन एफ मैक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/4 इज। पूरा डेरिवेशन नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए। तो ए मैक्स का कंडीशन हो जाता है डियर एट यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू π/4 के अनुसार 2 पाई ओमेगा स्क्वायर एच अपॉन 5 का स्क्वायर। सो इट्स अ सी, चार्ली कंपनी हमारी उड़ा देगी इसमें। जहाँ पे लिफ्ट है आपको मैक्सिमम फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैम, एंगल ऑफ द मैक्सिमम फॉरवर्ड डिस्प्लेस फॉर कैम रोटेशन। ठीक है डियर साथियों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। ये बोल रहा है अ शाफ्ट लेंथ 1 मीटर डायमीटर 25 mm सिंपली सपोर्टेड एट द एंड। कितना कैरी कर रहा है 1.5 किलोन्यूटन, कंसंट्रेटेड लोड एट मिड स्पैन, ई 200 GPa, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बतानी है। अच्छा तो फ्रिक्वेंसी तब बताएंगे ना जब डिफ्लेक्शन निकालेंगे। ये हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड में WL3/48 EI। तो यहाँ से
डिफ्लेक्शन कैलकुलेट होगा, लोड कितना है 1.5 1500 गुणे 1 क्यूब बाई 48 ई 200 इंटू 10 क्यूब आई पाई बाई 64 डी 0.025 रेज़ टू पावर 4। ये कुछ आएगा वैल्यू हमारा 8.18487 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। अब फ्रिक्वेंसी होता है √g बाई डेल पे। तो अगर हम लगाना चाहें 9.81/8.1487 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 तो हमारा ओमेगा एन का वैल्यू कुछ आएगा और एफ एन हो जाएगा ओमेगा एन अपॉन 2 पाई। फाइनल वैल्यू वी हैव टू गेट द 5.522 हर्ट्ज। सो ऑप्शन नंबर बी डेल्टा। साथियों वीएम क्लास को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को पहुंचाने की कोशिश करिए। सेशन यहीं तक रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहिए। धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए साथियों। थैंक यू।